स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। आज मैं 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद इसका पार्ट 1 लेकर आया हूँ। ये वीडियो 2 पार्टों में बटी हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं करा दूँगा और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पूरा करते हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, चाहे वो किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे अपने राष्ट्रीय गान से प्रेम करना, राष्ट्रीय ध्वज से, राष्ट्रीय गीत से या राष्ट्रीय भाषा से। इन सभी तरह के प्रेमों को राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा जाता है। और आज हम इसी कहानी को, अपनी भारत में राष्ट्रवाद की कहानी को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि भारत में भी देश प्रेम की भावना कैसे जगी, कैसे हम आज़ादी की तरफ बढ़े और किन किन लोगों ने आज़ादी में साथ दिया और देश प्रेम की भावना को जगाया। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नए शब्दों पर आते हैं। नए शब्दों में सबसे पहला शब्द जो है वो है जबरन भर्ती। इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। उन्हें जबरन भर्ती कहते हैं, जब भारतीय लोगों को अंग्रेज़ ज़बरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करते थे। दूसरा शब्द है बहिष्कार। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार कर देना। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद जब हुआ था तो उस दौरान भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के सामान को खरीदने से और उनमें हिस्सेदारी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसी को बहिष्कार शब्द का नाम दिया गया है। अब आता पिकेटिंग, अगला शब्द। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। यानी कि आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे, दुकानें बंद करके चले जाएंगे, उन्हें पिकेटिंग कहते हैं। ये भी उस टाइम ही हुआ था जब भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें फैल रही थी। अगला शब्द बेगार। बिना किसी परिश्रम के काम करवाना बेगार कहलाता है। यानी कि उसका कोई मजदूरी या पैसे नहीं दिए जाएंगे, वैसे उससे फ्री में काम करवाया जाएगा, इसलिए उसे बेगार कहते हैं। अगला शब्द है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों का काम करने के लिए निजी गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। यानी कि एक देश से लोगों को पकड़कर दूसरे देश में मजदूर बनाकर ले जाना गिरमिटिया मजदूर कहलाता है। चलिए अब इससे पहले अपना चैप्टर शुरू करते हैं। नए शब्द हो गए। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। उसमें सबसे पहले देखो भाई, सन 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व युद्ध दुनिया की पहली लड़ाई है जो सन 1914 से 1918 से 19 तक चली थी। और ये दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें काफ़ी सारी जनहानि और धनहानि हुआ था। काफ़ी सारे देशों को नुकसान उठाना पड़ा था, काफ़ी मासूमों की जान भी गई थी और इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद देशों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ तो कर्जे में डूब गए। कर्जे को पूरा करने के लिए उन्होंने कई तरह के टैक्स लगाना शुरू कर दिए ताकि वो अपने कर्जों की भरपाई कर सकें। और युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से लेकर 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँव में सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। और 1918 से 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम निकला वो बहुत ख़तरनाक निकला था। प्रथम विश्व युद्ध में तो लोगों का नुकसान हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में हमारे भारतीय लोगों को भी ज़बरदस्ती सिपाही बनाकर भर्ती किया जा रहा था। उसके बाद फिर आर्थिक महामंदी आई और महामंदी के बाद बहुत सारी जगह भुखमरी फैली और पदार्थों का अभाव हो गया और फिर एक बीमारी भी फैल गई जिसका नाम था फ्लू की महामारी। और उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसमें 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। और लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नए तरीका पेश किया। यानी कि भारतीय लोगों को लगता था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा नेता सामने आया जो उन्हें संघर्ष की ओर ले गया। यानी कि एक संघर्ष का नया ढंग सिखाने आया। यानी कि भारत की आज़ादी में एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और आप सभी उस व्यक्ति के बारे में जानते हो, वो महात्मा गांधी थे। सत्याग्रह का विचार।
महात्मा गांधी जनवरी सन 1915 में भारत लौटे और इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। यानी कि गांधी जी भारत आने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे अपने दोस्त नेल्सन मंडेला के साथ, और वहाँ पर उन्होंने काले और गोरे के जो रंगभेद की नीति चल रही थी उसके खिलाफ लोहा लिया था। वहाँ पर भी सत्याग्रह की लड़ाई चलाई थी। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। ये गांधी जी की सबसे प्रसिद्ध बात थी। और इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप किसी उद्देश्य को बिल्कुल सच्चे दिल से पाना चाह रहे हो और संघर्ष बिल्कुल करना चाह रहे हो, तो आपको हथियार और लड़ाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बिना शारीरिक बल से भी किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। यानी कि बिना लड़ाई झगड़ा किए भी हम अपने किसी भी संघर्ष में सफल हो सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी सोचते थे कि अगर हम अहिंसा के बल पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हम सारे भारतीय एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। अब सबसे पहले जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया वो सन 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करा। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन करा। यानी कि गांधी जी आंदोलन चलाने से पहले गांधी जी से एक व्यक्ति ने ये भी कहा था कि आप पहले भारत की लगभग 1 या 1.5 साल यात्रा करो और फिर भारत को यात्रा करने के बाद देखो कि भारत किस तरीके से गुलाम है। तो गांधी जी ने पहले भारत का 1 से 1.5 साल दौरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोग किस किस तरह की परेशानियों से परेशान हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण ज़िले में जो आंदोलन चलाया उसमें नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए आंदोलन चलाया। और फिर उसके बाद उन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की मदद के लिए भी सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। और खेड़ा ज़िले में क्यों चलाया आंदोलन? क्योंकि वहाँ फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए उनकी मदद लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे बिना टैक्स लिए। इसलिए गांधी जी उनकी मदद के लिए वहाँ पर आंदोलन चलाया, उनके टैक्स को कम करवाने के लिए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। फिर अपने तीसरे आंदोलन उन्होंने 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। अब उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया और कैदियों को, रॉलेट एक्ट क्या था भाई? देखो, रॉलेट एक्ट में कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति शक की निगाह से जब देखा जाएगा और पता लग जाएगा कि आंदोलन में शामिल था तो उसको अंग्रेजी सरकार पकड़कर 2 साल के लिए नज़रबंद कर देगी, जेल के अंदर रख देगी, वो भी बिना मुकदमा चलाए। ठीक है। और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया और विभिन्न रेलवे वर्कशॉपों में कामगार हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। ठीक। और इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ काफ़ी सारे विद्रोह हुए और काफ़ी सारे संघर्ष हुए। गांधी जी को दिल्ली आने से भी रोक लिया गया और जगह जगह बहुत सारी हिंसा हुई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली भी चला दी। अब फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया यानी कि, और फिर जनरल डायर ने अपनी कमान संभाल ली। उस टाइम भारत में ब्रिटिश जो लॉर्ड था वो जनरल डायर था। अब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए थे और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। यानी कि जो उस बाग में जमा हुए थे जलियांवाले बाग में, उसमें से आधे लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। फिर जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। ये देखो, बाद में जनरल डायर ने ये कहा कि मैंने ये जो घटना करी है, मैं तो बस जो सत्याग्रह लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके जहन में दहशत बिठाना चाह रहा था।
देखो, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से ये घटना जानी जाती है। और फिर जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पूरे भारत में फैली तो सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। फिर लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सुनने के बाद सरकारी हवेलियों पर हमला करा। फिर सरकारी हवेलियों पर हमला करने के बाद सरकार ने भी इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। फिर इस आंदोलन को वापसी ले लिया गांधी जी ने। फिर गांधी जी चाहते थे कि इससे भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए जिसमें सभी लोगों का साथ हो। अब महात्मा गांधी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा आंदोलन शुरू करूं कि जिससे पूरे भारत में सभी हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। और उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। खिलाफत का मुद्दा देखो भाई, खिलाफत का मुद्दा तुर्की के एक खलीफा से रिलेटेड था और ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खलीफा से कुछ संधि करी थी। संधि मतलब होता है साझा करा था कि हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हारे साथ देंगे। लेकिन संधि के बाद ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे उन्होंने तुर्की के खलीफा को धोखा देकर उसे कैद बना लिया, जिससे वहाँ के मुसलमानों को और भारतीय मुसलमानों को काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि खलीफा को उन्होंने गुलाम बना लिया था और कैद कर लिया था। भारतीयों को ये बात अच्छी नहीं लगी, भारतीय मुसलमानों को, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया। उसी समय गांधी जी असहयोग आंदोलन का आह्वान कर रहे थे, शुरू कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना था। अब देखो असहयोग ही क्यों, देखो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि भारत के अंदर जो आज अंग्रेज रह रहे हैं ना, वो भारत के ही सहयोग से रह रहे हैं, और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, यानी कि हम आज़ाद हो जाएंगे अगर एक साल तक हम अंग्रेज़ों का साथ ना दें। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों की सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। सबसे पहले लोगों ने किन किन चीज़ों का बहिष्कार कर दिया? सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर दिया, सेना का, पुलिस का, अदालतों का, विधायियों का, परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ठीक चाहा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। यानी कि सन 1920 के दिसंबर में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली है कि आंदोलन चलाया जाना चाहिए। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं देखो भाई, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुए, दोनों असहयोग आंदोलन भी और खिलाफत आंदोलन भी। और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया और ये असहयोग आंदोलन में ही हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करा। शहरों में आंदोलन देखो, आंदोलन धीरे धीरे ये जो असहयोग आंदोलन था पहले शहरों की तरफ बढ़ेगा। अब शहरों में क्या हालत थी आंदोलन की, उस पर ज़रा गौर कर लेते हैं। देखो, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। सिर्फ हर जगह परिषदों का चुनाव का मना कर दी गई चुनावों के लिए, लेकिन मद्रास में मना नहीं करी गई। और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग शब्द का हमने पहले ही बताया था, किसी चीज़ को बंद कर देना, रास्ता रोक देना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ की दुकानों को ही बंद कर देना, एक तरीके से वो पिकेटिंग है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। भाई विदेशी कपड़े इंग्लैंड से मंगाए जाते थे, वो सस्ते होते थे, मशीनों द्वारा बने होते थे, तो भारतीयों के कपड़ों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा था। भारतीयों का जो कपड़ा वो खादी था और खादी बिक नहीं रहा था, क्योंकि खादी जो हाथ से बनाया जाता था और वो महंगा होता था। और ब्रिटिशवासी इसी का फ़ायदा उठाकर ब्रिटेन से सस्ते कपड़े लाते थे और बनवाते थे। तो उन्हीं कपड़ों को असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी होली जलाई गई। और जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। और जब गांधी जी ने कहा कि भाई हमें विदेशी सामान का यूज़ ही नहीं करना, यानी कि विदेशी सामान का प्रयोग ही नहीं करना, छोड़ दो बिल्कुल, और भारतीय सामानों का यूज़ करो, तो भारतीय लोगों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके अपने देश के कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। और जिससे
हमारे देश के अंदर हमारे जो हथकरघा होते हैं, जहाँ हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं, उनका उत्पादन भी अपना आप ही बढ़ने लग गया। और कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। धीरे धीरे ये आंदोलन धीमा पड़ गया। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था। देखो दिक्कत ये थी, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, कि हमारे देश में बनने वाला जो कपड़ा खादी था वो हाथों से बनाया जाता था और महंगा होता था। और अमीर तो सिर्फ उस कपड़े को पहन सकते थे, लेकिन गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ज़्यादा दिन भाई सब ये सोच रहे थे कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर हम काम छोड़ के बैठ जाएंगे। तो लोगों ने धीरे धीरे आंदोलन को हल्के में लिया और अपने अपने काम पर वापस लौट दिए। ठीक है। और ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब गाँव में कैसा रहा ये आंदोलन? देखो भाई, शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। उनका आंदोलन ऐसे लोगों के खिलाफ था जो किसानों को परेशान करते हैं और जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब खाली से बढ़िया वो बेचारे किसी के यहाँ फ्री में ही काम करके आ जाते थे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँवों का दौरा करा और गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास करा। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे और बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। भाई सब लोग गांधी जी के आंदोलन को अपनी अपनी तरह से ले रहे थे। कोई कह रहा था कि गांधी जी आ गए, अब हमें कर या टैक्स चुकाने की ज़रूरत ही नहीं है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल डाला। अब जो आदिवासी जो जंगल के किनारों पर रहते हैं लोग, उन्होंने गांधी जी का जो संदेश था सत्याग्रह, मतलब हमें आज़ादी दिलानी है, उसको आदिवासियों ने कुछ और ही तरीके से ले लिया। कैसे? अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी थी, आदिवासी लोगों को भी। तो लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। भाई आदिवासी लोगों को जंगल में जाने से सरकार ने मना कर दिया। और आप सभी जानते हैं आदिवासी लोगों का जो जीवन है वो सारा जंगल ही है। अब आदिवासी लोग खाली और ठाली बैठे रहते थे, तो सरकारों ने, जो अंग्रेजी सरकार है, उन्होंने सड़क बनवाने लगी उनसे, आदिवासी लोगों से, वो भी बेगार में। बेगार मतलब आपको पता है फ्री में ही ऐसी। और उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे, यानी कि आदिवासियों में एक महान आदमी था अल्लूरी सीताराम राजू, और वो आदिवासियों की नज़र में बहुत अच्छा था। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और राजू महात्मा गांधी के गुण गाते रहते थे, उनकी महानता के। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करा। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को खादी पहनने के लिए तो प्रेरित करा और शराब छोड़ने के लिए मना करा। और गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, विदेशी अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। गुरिल्ला आंदोलन आदिवासियों द्वारा चलाया गया था। और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे, यानी कि भाई अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों के लिए काफ़ी कुछ करा। लेकिन जब अंग्रेज़ों को पता लग गया कि ये गुरिल्ला युद्ध चला रहा है और मतलब आंदोलन चला रहा है, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ लिया 1924 में और फांसी दे दी गई। और राजू अपने ही लोगों के बीच में एक लोकनायक बन चुके थे। अब आता है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था और यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। यानी कि बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गुजरात में चलाया गया था। ये कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। अब देखो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही, और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर का मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा और उस दूसरे पार्ट में हमारी पूरी वीडियो भी समाप्त हो जाएगी और पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं अभी लेकर आऊँगा, जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आपको देखो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जाते जाते, ताकि थोड़ा सा हौसला मिले आप सब लोगों के। और आपको जिस भी तरह की वीडियो चाहिए 10th क्लास में, मैं चारों बुकों पे अभी बनाऊंगा वीडियो। अभी तो फ़िलहाल मैं हिस्ट्री की बना रहा हूँ, उसके बाद जैसी भी आपको वीडियो चाहिए, पॉलिटिकल की भी बनाऊंगा, इको की भी बनाऊंगा और जियोग्राफी की भी बनाऊंगा। और अगर और भी क्लास की चाहिए तो बता दिए मुझे, ठीक है, 11th और 12th की भी।
तो सभी का शुक्रिया मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।